दोस्तों, यूपी विधान परिषद का ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 12 है। इसमें हम अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे और यह जो सीरीज़ है ये प्रैक्टिस के पर्पज से चलाई जा रही है। अब परीक्षा एकदम सिर पर आ गई है, ये आप भी जानते हैं। प्रवेश पत्र आपने निकाल लिया होगा और आपको अपने केंद्र का पता लग गया होगा। तो बस अब रिवीजन ही करना शेष है, उसी को करते रहिए लगातार और बिना आत्मविश्वास खोए। यहाँ पर ये मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा, अब ये प्रश्न ही नहीं है। अब आपको यही मानकर चलना है कि मेरा होगा और यही विश्वास आप लेकर परीक्षा हॉल में जाएंगे। लेकिन यह विश्वास तब आएगा जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे और वह निरंतर अभ्यास यहाँ पर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ करिए, ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। देखिए, ये सीरीज़ बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न दिखेंगे और ये जो पेड कोर्सेज वाला पोस्टर है इसको आप देख सकते हैं। चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जुड़ जाइए कम से कम। यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह आपको लगातार मिलते रहेंगे, यानी किसी भी सूचना से आप अछूते नहीं रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, इसमें हिस्ट्री से ही स्टार्ट होता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो परीक्षा हाल में आपको पेपर मिलेगा वह भी हिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ का पैटर्न ऐसा ही है। फिलहाल जीएस के जितने भी पार्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर से बनेगा, पॉलिटी से बनेगा, हिस्ट्री से बनेगा, साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग में आपको जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है या ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, कोडिंग वाले क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है पहले प्रश्न में कि कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। अब इसमें नाम दिया है बुर्जहोम का, पालावाप का दिया है, इसके अलावा कुपगल का नाम दिया है और उतानूर का नाम दिया है। ये जो 4 स्थान है इसमें से देखकर बताइए कौन सा होगा। तो ये ए वाला होगा, बुर्जहोम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? बताइए। ये तो बहुत आसान है, इसमें बताने की भी आवश्यकता नहीं, आपने अब तक पकड़ भी लिया है। ये मौर्य वंश था। नंद वंश के आखिरी शासक यानी धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर आसीन होता है और यहीं से चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की स्थापना करता है और मौर्य वंश की नींव यहीं से पड़ती है। तो मौर्य वंश प्राचीन भारत का पहला और अंतिम कहा जा सकता है, एकमात्र ऐसा राजवंश था जो कि एकीकृत साम्राज्य पर बल देता था। बाकी जितने राजवंश हुए हैं उनमें भले ही वैभव रहा हो, संपन्नता रही हो, लेकिन इस प्रकार का जो केंद्रीकृत शासन था वो नहीं था। और उसके पीछे रीज़न ये था कि चाणक्य जैसा जो राजनीतिज्ञ है वो सिर्फ चंद्रगुप्त को ही मिल सका, बाकी जितने राजा हैं वो इतने भाग्यशाली नहीं थे। फिलहाल तो ये मौर्य वंश होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सत्यमेव जयते और असतो मा सद्गमय ये क्रमशः कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसमें भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये जो सत्यमेव जयते है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, कौन से प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है, और वहाँ पर नीचे विकल्प दिए थे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और उसके साथ अस्तोमात सद्गमय वाला जो इसमें स्लोगन है वो भी जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, मुंडकोपनिषद और ऋग्वेद है, मुंडकोपनिषद और सामवेद है, ऋग्वेद और यजुर्वेद है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, नीचे वाले दोनों विकल्प बेकार हैं, ये दोनों इसमें काम के नहीं है। इसमें से आपको तलाशना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य ही सदैव विजयी होता है। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा, इसलिए सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। और असतोमा सद्गमय ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है या सामवेद से लिया गया है? बताइए। तो इसका बी वाला सही होगा, मुंडकोपनिषद और सामवेद। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, माफ कीजिएगा, ये तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका ए वाला सही होगा, ये ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में क्या है? सामवेद में गायन की पद्धतियां हैं, इसमें गीत संगीत है और ज़्यादातर जो ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, श्लोक हैं, उन्हीं को इसमें गाकर मतलब संगीत के रूप में समझाया गया है या उसको प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ जो मूल ऋचाओं का संकलन है वो ऋग्वेद में ही है और ये जो अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय ये वाला श्लोक है ये ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है चौथे नंबर के प्रश्न में कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया था और इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मतलब ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ क्यों आया था? भारत को जीतना, धन लूटना, भारत को गुलाम बनाना या मंदिरों को लूटना? इसका क्या उद्देश्य था? बताइए। तो इसका जो पर्पस था वो था धन लूटना। अब धन कहाँ पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ज़्यादातर जो उस समय धन हुआ करता था, दौलत हुआ करती थी, वो भारतीय मंदिरों में संचित थी। और मंदिर इतने वैभवशाली थे कि वो इस प्रकार के लुटेरों को सहज ही आकर्षित करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि ये मंदिरों को तोड़ फोड़ कर ध्वस्त कर देते हैं और यहाँ की जो संपदा है उसको लूट कर ले जाते हैं। जैसे सोमनाथ और गजनवी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे आप जानते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका उद्देश्य था धन को लूटना, न तो ये भारत को जीतने का पर्पज रखता था और न ही गुलाम बनाने का कोई इसका उद्देश्य था। इसका एकमात्र उद्देश्य था लूटपाट करना और उसी के लिए ये आता है। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ पर कहा गया कि 5वें नंबर के प्रश्न में कि बाबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाबर का जन्म फरगना में 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, ऐसा दिया है। इसके बाद कहा गया कि 8 जून 1494 में बाबर जो है वो शासक बनता है। ये नहीं कहा है कि ये भारत का शासक बनता है, ये कहा है कि ये राजा बनता है, तो ये सही बात है। इसके बाद देख लीजिए, बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में यानी 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, तो सही बात है। जो दिल्ली सल्तनत है उसका समापन यहीं से होता है, लोदी डायनेस्टी के पतन के बाद। और इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो कि युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। हाथियों की सेना लेकर वो प्रस्तुत होता है और यहाँ से घुड़सवारों की सेना बाबर की ओर से जाती है और तुलगुमा जो पद्धति होती है उसका बाबर इस्तेमाल करता है और चारों ओर से घेर कर उसको मार डालता है। और इस प्रकार से मुगलों की नींव यहाँ पर पड़ती है। इसके बाद जो डी वाला पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है कि 26 दिसंबर 1530 को ये फरगना में मर गया था। अब बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है, देख लीजिए। तो डी वाला गलत है। बाबर की मृत्यु का जो क्षेत्र है वो फरगना नहीं है, फरगना में ये पैदा हुआ था। इसकी मृत्यु होती है आगरा में, बाद में इसको ले जाकर दफनाया जाता है अलग स्थान पर। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ मध्यकालीन भारत के बारे में हम लगातार देख रहे हैं। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? सूबा मतलब जिला। आज के समय में जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते हैं वो पहले के सूबे हुआ करते थे। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी। माफ कीजिएगा, सूबा मतलब प्रांत होता है, यहाँ पर जिले से तात्पर्य नहीं होगा। जिले के लिए यहाँ पर शिक का इस्तेमाल होता था, शिकदार हुआ करते थे। और जो सूबा और सूबेदार था ये प्रांत का प्रतीक होता था, यानी आज की जो स्टेट होती हैं वो पहले के सूबे हुआ करते थे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यूपी एक सूबा है, पंजाब एक सूबा है, तो इस प्रकार से ये पहले की व्यवस्था थी। तो औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर गलत जो उच्चारण था उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर आपको ये बताना है कि सूबों की संख्या कितनी थी और उसके साथ साथ जो सूबे का प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और विकल्प को खोजना भी बहुत सरल है क्योंकि यहाँ साफ साफ दे दिया है और आप पहचान सकते हैं कि सही कौन सा है। यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ये जो 20 लिखा हुआ है इसके साथ सिपह सालार लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए सूबेदार। तो इसका जो बी वाला विकल्प है वो सही होगा। इसमें 20 की संख्या तो ठीक है, औरंगजेब के समय की सूबों की संख्या मतलब बाद में वो जीतता है कुछ प्रदेशों को तो उसके हिसाब से यहाँ बढ़ती है संख्या। और ये जो सिपह सालार है इसकी जगह सूबेदार हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नीचे आपका दिया हुआ है एक तरफ विद्रोह और दूसरी तरफ उसके वर्ष दिए हैं। तो नील विद्रोह की तारीख दी है, मोपला की दी है, फकीर विद्रोह की दी है और पागलपंथी की दी है। तो इसमें जो डेट है फकीर विद्रोह की सही नहीं है। फकीर विद्रोह को देखिए यहाँ तारीख क्या दी हुई है, 1767 दी हुई है, जबकि होगा 1776 से लेकर 1777। मतलब यहाँ 1777 तक ये जो डेट है ये रहेगी और इसमें तारीख गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और भारत में डचों की पहली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ पर होती है ये हमें बताना है। यानी कंपनी की स्थापना की तारीख तो बता दिया, लेकिन हमें फैक्ट्री की स्थापना की डेट जो है वो बतानी पड़ेगी। देख लीजिए, तो 8वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका ए वाला सही होगा, 1605 और मसूलीपत्तनम, ये जो इसका विकल्प है ये परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। अलग अलग यूरोपीय शक्तियाँ ये भारत में पैर जमाने का प्रयास करती हैं और इसकी एवज में वो फैक्ट्री लगाने की कोशिश करती हैं ताकि यहाँ अपना पैर जमा कर रह सकें और यहाँ से व्यापार कर सकें। व्यापार के उद्देश्य से वो आती हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन और यहाँ के जो अनुकूल दशा है उसको देखकर उनके मन में शासन करने की इच्छा जगती है कि यहाँ पर हम राजा बन जाएं और यहाँ का जो संसाधन है उसका बेहिसाब तरीके से अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। और इसी को लेकर जो अलग अलग यूरोपीय शक्तियाँ होती हैं उनके बीच में संघर्ष होता है, खींचतान होती है और अंत में उसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो विजेता साबित होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर 1920 के बारे में कहा जा रहा है। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1920 में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया था या असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। उस समय उस कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। नीचे दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी, इसमें से कौन थे बताइए। तो ये लाला लाजपत राय थे, इसे आप देख रहे हैं ये वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत ये किस गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काम था। राजा राम मोहन राय ने इसमें सपोर्ट तो किया था, लेकिन ज़्यादा जो इसमें बड़ा योगदान था वो बेंटिंग का था। अगर ये प्रशासनिक सहयोग नहीं देता, मतलब जो ऊपर से कानून का दाब है वो नहीं डालता, तो लोग मानते नहीं। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अब यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशियाँ हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज इसमें से कौन सी हैं ये आपको बताना है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं या सभी हो सकती हैं।
तो स्केलर और वेक्टर का फंडा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन साथ में जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो नहीं होती। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ मात्रा दी रहेगी और उसी के आधार पर ये राशि तय हो जाएगी। लेकिन जो सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उसमें दिशाएं भी साथ में होती हैं, यानी मात्रा दी रहेगी और साथ में दिशा भी दी रहेगी। तो इस प्रकार की जो राशियां हैं वो सदिश होती हैं। अब देखिए, जैसे दूरी और विस्थापन, तो दूरी जो है यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में कहा जा रहा है। तो जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, क्योंकि उसमें एक लंबाई आपके पास होती है, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन विस्थापन के मामले में आपको दिशा मालूम होनी चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखिए, इस पॉइंट पे आप हैं और यहाँ से आप चलकर इतनी दूर गए यानी 5 किलोमीटर गए, और उसके बाद यहाँ तक जाने के बाद फिर इसी रास्ते पर चलते हुए आप वापस लौट आए और तब भी आपने 5 किलोमीटर तय किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी दूरी तय की, तो आप कहिएगा कि 5 + 5 मिलाकर 10 किलोमीटर मैंने चला, यानी दूरी तय की। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितना विस्थापन तय किया, तो विस्थापन यहाँ आपका 0 हो जाएगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि जब आप इधर से इधर जा रहे हैं 5 किलोमीटर तो वो प्लस होगा, और उसी डायरेक्शन में आप रिवर्स होकर वापस आ रहे हैं तो जो इधर वाला 5 है वो माइनस हो जाएगा, और +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ये होता है डायरेक्शन के होने और न होने का अंतर। तो इसी के चलते यहाँ पर अदिश और सदिश वाला जो वर्गीकरण है वो किया गया है। फिलहाल आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सी राशि अदिश है। द्रव्यमान, बल, ऊर्जा और संवेग, इसमें से देख लीजिए किसके साथ दिशा नहीं होती है और किसके साथ दिशा होती है। तो 11वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका सी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। ऊर्जा और जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर इस तौर पे देखा जाता है। द्रव्यमान के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है तो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। ये विद्युत मोटर है, डायनमो है, लाउड स्पीकर है, या फिर इसमें से कोई नहीं है, बताइए। तो 12वें का जो डायनमो है वो सही होगा। डायनमो एक ऐसा यंत्र होता है जिसके सहारे जो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के कन्वर्टिंग जो एजेंट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसका इस्तेमाल ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर कहलाता है, उसके उपचार में होता है। यहाँ फास्फोरस 32 है, कार्बन 14 है, सोडियम 24 है और आयोडीन 131 है। इसमें से कौन सा होगा, देख लीजिए। तो 13वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें फास्फोरस 32 का नाम आता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14वें नंबर के प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मतलब एक तरह से केमिकल फार्मूला दिया है और एक तरफ नाम दिया है। तो भारी जल जो होता है उसको D2O से डिनोट करते हैं, ऐसा दिया है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फार्मूला होता है CaOCl2, ये इसका फार्मूला होता है। इसके अलावा म्यूरेटिक अम्ल जो होता है उसको HCl के तौर पे भी देखा जाता है, और क्लोरोफार्म जो होता है उसका फार्मूला होता है CHCl4। इसमें से कौन सा आपका गलत है ये आपको तलाशना है, जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो देखिए, भारी जल जो होता है उसको D2O के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये D क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनता है तो वो सामान्य पानी होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो D2O होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन बंधक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये वहाँ पे एक एजेंट के तौर पे भूमिका निभाता है, और ये काफ़ी महंगा और दुर्लभ होता है फिलहाल। तो इसका जो फार्मूला है वो सही है। ब्लीचिंग पाउडर का भी जो सूत्र है वो भी परफेक्ट है। म्यूरेटिक अम्ल जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहा जाता है, अर्थात HCl को कहा जाता है। लेकिन जो क्लोरोफार्म का फार्मूला दिया है देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा। ये CHCl3 है, न कि CHCl4। यहाँ 4 देकर गलत कर दिया है। अगर एक अंक भी आप बढ़ा या घटा देंगे तो इसका जो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ जो मिश्रण और यौगिक वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। यौगिक में निश्चित मात्रा मिलाई जाती है। आप इसकी परिभाषा जब देखते हैं तो 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित परिमाण में मिलाए जाते हैं तब यौगिक बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पानी ही है, पानी एक यौगिक है, आप जानते हैं। उसमें अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा को चेंज कर दें तो पानी नहीं बनेगा, फिर कुछ और बन जाएगा। तो वही बात है, यहाँ CHCl3 होगा, डी वाला इसका विकल्प परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसकी आपको तलाश करनी है। इसमें 4 दिए हुए हैं, तो चौथा वाला में तो ये कहा है कि उपर्युक्त सभी, लेकिन बाकी जो 3 हैं उनको देख लीजिए। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है, यानी इसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये मिक्स ग्लैंड कही जाती है, उसके तौर पे ये सबसे बड़ी है। इसके बाद जो सी वाला है इसमें कहा जा रहा है कि जाइलम और फ्लोएम
ये जटिल ऊतक हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, ऐसे दिया हुआ है। और डी वाले में कहा है कि ये सभी, मतलब सभी सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए जो 15वां प्रश्न है इसका डी वाला ही सही है, जितने दिए हैं सब सही है। देखिए अग्न्याशय यानी जो पेंक्रियाज होता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर देखा जाए तो वो दूसरी है। दूसरी मतलब क्या, नाम आपको बताना है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है। लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया है वो मिक्स ग्लैंड का है, तो ये अग्न्याशय है। अग्न्याशय अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तौर पे काम करता है और इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, अनेक प्रकार के हार्मोन और अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्लेग जो है इसको काली मौत कहा जाता है, ब्लैक डेथ। गले से ये प्रभावित होता है और इसमें आप देखते हैं कि ये चूहों के माध्यम से फैल रहा था। जो पिस्सू होते हैं इसको फैलाने वाले वाहक, वो चूहों के अंदर निवास करते हैं। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल ऊतक हैं। और ये किस प्रकार के ऊतक हैं, ये वनस्पति ऊतक हैं, वनस्पतियों के टिश्यू हैं, ये मानव शरीर के ऊतक नहीं है। जाइलम जो होता है इसको जल संवहन ऊतक कहा जाता है, ये पानी की सप्लाई करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। थैलेसीमिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक हेरिडिटी वाली डिजीज़ है, मतलब एक वंशानुगत बीमारी है। और ये किस चीज़ को प्रभावित करती है, थैलेसीमिया। तो 16वें नंबर का जो प्रश्न है इसका सी वाला सही होगा, यानी ये खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज अब का, उस समय जब सेंसस की गणना हुई थी तब इसका नाम इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद जिले में सर्वाधिक आबादी है और ये तो दे दिया है, लेकिन पूछा गया है कि सबसे कम पॉपुलेशन किस जिले में है। महोबा में है, ललितपुर में है, हमीरपुर में है या कानपुर में है, बताइए। 17वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। तो इसका जो महोबा है वो परफेक्ट होगा। यहाँ जो पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ महोबा जो है ये सही होगा। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जनगणना 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है वहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा नहीं होगा बल्कि सबसे कम की बात की जा रही है। साक्षरता की दर जो जहाँ पे सबसे कम है वो दे दिया है, जहाँ पर ज़्यादा है वो आपको बतानी है। तो लखनऊ में है, औरैया में है, गौतम बुद्ध नगर में है या बलरामपुर में है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसी की चर्चा की जा रही थी। तो 18वें नंबर के प्रश्न में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको ढूंढना है। कौन सा होगा, इसका सी वाला हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर और नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है, ऐसे दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है, ये विदेश का हो गया, मतलब दुनिया की बात हो गई। अब अपने देश में अगर देखा जाए तो जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर बना हुआ है और इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं। अब बताना आपको ये है कि इसमें से कौन सा सही है, देख लीजिए। तो इसका जो सी वाला है वो सही है, अर्थात दोनों ही इसमें करेक्ट। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल की बात की जा रही है। ऊंचाई दी हुई है, मतलब इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में बटा हुआ है, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं। कुछ जो है वो ज़्यादा डेंस है और कुछ जो है यहाँ पे उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। जो सबसे नीचे वाली परत होती है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। और ये जो ट्रोपोस्फेरिक क्षेत्र होता है यानी क्षोभमंडलीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर जितनी भी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें हैं वो घटती हैं, मतलब जलवायु संबंधी घटनाएँ यहीं पर होती हैं, चाहे वो चक्रवात हो, आंधी तूफान हो, जितनी भी चीज़ें हैं। इसके ऊपर समताप मंडल होता है। समताप मंडल में जो तूफान संबंधी क्रियाएं हैं वो नहीं होती हैं। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत का जो कम हिस्सा है या बहुत मामूली हिस्सा है वो क्षोभ मंडल की एकदम आखिरी सीमा पर होता है और इसका मैक्सिमम पार्ट होता है समताप मंडल में। और यही कारण है कि जहाँ पर ओजोन परत की उपस्थिति पाई जाती है, ओजोन मंडल पाया जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसके चलते यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। नहीं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में एक सामान्य तौर पर कमी आती है। चलिए अब देखते हैं इसमें परत की ऊंचाई, तो कौन सा इसमें से सही नहीं है ये आपको बताना है। 20वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, तो इसका सी वाला परफेक्ट है। इसमें आपको ओजोन मंडल की जो दी हुई है ये गलत है। यहाँ पर 15 से 55 होगा, 40 से 55 नहीं होगा। ये वाली लिमिट, ये वाली रेंज सही है, लेकिन इधर जो 40 दिया हुआ है ये गलत है। 15 से 55 तक ये फैली हुई है। इसका जो लोअर पार्ट है वो, मतलब इसका जो मिनिमम पार्ट है वो क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फियर में है, और जो मैक्सिमम पार्ट है वो स्ट्रेटोस्फियर में है। इसके बाद आगे चलते हैं। 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सुपीरियर झील ये विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो दूसरे नंबर का स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड की डीपेस्ट, मतलब सबसे गहरी झील है वो बैकाल है और ये रूस में स्थित है, ऐसा दिया हुआ है।
तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। 21वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, दोनों सही है, इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इसमें से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? ये दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, रोहिला है और ये किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। 22वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, तो ये जो साउथ बटन वाला है ये होगा, ये सबसे छोटा है इसमें से। इसके बाद आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नीचे दिया है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। तो दूसरा वाला तो सही है, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ये बस कर्तव्य बोध कराने के लिए बने हुए हैं, ये बाध्यकारी नहीं है, मतलब इनको न्यायालय जो है वो प्रवर्तनीय नहीं बनाता है। ये नागरिक का कर्तव्य है कि उनको माने, मौलिक अधिकार जो है उनके ऊपर कोर्ट का कानून चलता है। तो यहाँ दूसरा वाला सही है। अब पहले वाले पर जरा विचार करिए, हैदराबाद के बारे में देख लीजिए। तो 23 का जो सी वाला है वो सही है, दोनों ही यहाँ सही है। देखिए हैदराबाद की जो स्वामी भक्ति थी वो पहले से ही पाकिस्तानी जो लोग थे उनकी ओर मुड़ी हुई थी, पाकिस्तान के समर्थक लोगों की ओर मुड़ी हुई थी। यहाँ का निजाम कतई भारत में रहना नहीं चाह रहा था और इसी के चलते वो अंत तक हथियार नहीं डालता है और अंत में जाकर वो पाकिस्तान से सपोर्ट मांग लेता है। लेकिन वो तो भला हो वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने इसे बलपूर्वक अपने में मिला लिया। कुल मिलाकर इसमें दोनों सही है, सी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं 24वें नंबर के प्रश्न को। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, और नीचे लिखा हुआ है मांडव की पहाड़ियाँ ये गुजरात में है, गढ़जात की पहाड़ियाँ ये ओडिशा में है, डालमा की पहाड़ियाँ ये झारखंड में है और पारसनाथ जो है ये केरल में है। अब बताइए इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। 24वां तो डी वाला आप साफ साफ देख रहे हैं, पारसनाथ केरल में कहाँ से पहुँच जाएगा, तो इसका जो डी वाला विकल्प है वो सही होगा। यहाँ आप देख लीजिए पारसनाथ की पहाड़ियाँ वैसे हैं कहाँ पे बताइए। ये झारखंड का जो गिरिडीह जिला है, गिरिडीह नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत स्थित है, मतलब ये उसी का हिस्सा है। इसके बाद आगे चलते हैं 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें ये पूछा जा रहा है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जो तीनों भाषाएं हैं इनको 8वीं अनुसूची जो है उसमें किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। 71वां वो संशोधन अधिनियम था, मतलब अमेंडमेंट एक्ट था। 72वें नंबर का था, 96वां था या 60वां था, इसमें से कौन सा था। तो ये 71वां था, 1992 की ये डेट है और ये 71 नंबर का है। इसके बाद 26वें नंबर के प्रश्न को देखिए, व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में क्या शामिल नहीं किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या NRI डिपॉजिट है या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है या बैंकिंग कैपिटल है। इसमें से कौन सा नहीं होगा वो आपको चुनना है। तो 26वें का सी हो जाएगा, सेवाओं पर जो आयात है, सेवाओं का जो आयात है वो इसमें आता है, मतलब इंपोर्ट सर्विसेज ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी जितने हैं वो इसमें शामिल है। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संवर्ती सूची का हिस्सा 1 है, राज्य सूची में विद्युत को शामिल किया गया है, संघीय सूची जो है उसमें पासपोर्ट और वीजा वाला मैटर आता है और राज्य सूची का विषय है उद्योग। कौन सा विषय किस सूची का है ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 27वें का जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है। विद्युत जो है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। फिर ये किस सूची का विषय है, ये संवर्ती सूची का विषय है और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का काम चलता है, मतलब दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि शिक्षा वाला क्षेत्र है, ये भी संवर्ती सूची में ही आता है। इसके बाद आगे चलते हैं 28वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि पेडोलॉजी अपने प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन करने की विद्या है और पौधों पर मिट्टी के प्रभाव के अध्ययन को एडेफोलॉजी कहा जाता है। ये अलग अलग जो विधाएं हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, इन पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें दोनों सही है, दोनों जो जानकारियाँ हैं वो परफेक्ट हैं और इसलिए हम ए का चयन इसमें करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 29वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिच इन लाइम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कि जो चूना पत्थर है उसकी इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, इससे ये समृद्ध होती है। तो ये एल्यूवियल सॉइल है, लेटेराइट है, ब्लैक सॉइल है या माउंटेनियस सॉइल है, इसमें से कौन सी होगी बताइए। तो 29 का जो सी वाला है वो सही होगा, ये काली मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको रेगुड सॉइल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का सूक्ष्म पोषक नहीं है, मॉलिब्डेनम, बोरान, आयोडीन, कापर, इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो इसका सी वाला हो जाएगा, आयोडीन के बारे में ये कहा जा रहा है।
यहाँ जो आयोडीन है वो इसके दायरे में आता है, मतलब ये सूक्ष्म पोषक के तौर पर नहीं देखा जाता। इसके बाद 31वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पटना पक्षी विहार ये श्रावस्ती में है, ऐसा दिया है। सुरहाताल पक्षी विहार ये बलिया में है। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है। और सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है, ऐसे दिया है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। तो देखिए, जो पटना पक्षी विहार है ये एटा में है, ये आपका श्रावस्ती में नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और जो सही ना हो उसी की आपको तलाश करनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। ढाई घाट का मेला और ददरी मेला ये उत्तर प्रदेश में कहाँ, किस जिले में लगते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से कौन सा होगा। इसका जो बी वाला है वो सही होगा, 32वें का बी। मतलब जो ढाई घाट का मेला है ये शाहजहांपुर का है, और ददरी घाट का जो मेला है ये बलिया में लगता है, काफ़ी फेमस है। इसके बाद 33वें नंबर का जो इसमें प्रश्न है उसको देखिएगा। 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक दर्ज किया गया है, यानी जो सेक्स रेशियो है वो यहाँ पर हाईएस्ट है। दिल्ली का, चंडीगढ़ का, पुडुचेरी का, या फिर दमन-दीव का। यहाँ पर जो यूटीज है उनकी बात की जा रही है, बताइए। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होगा, यानी पुडुचेरी के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था उसको आपको बताना है। HC मुखर्जी थे, VT कृष्णमाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या ए और बी दोनों थे, अर्थात मुखर्जी भी थे और कृष्णमाचारी भी थे। देख लीजिए, तो 34 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी ए और बी दोनों, यहाँ पर दोनों ही थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 35वें नंबर के प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर एक्सेप्शन ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा ऐसा है जो कि समानता का अपवाद है। अनुच्छेद 361, 105वां, 194वां, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी क्या हैं, समानता के अपवाद हैं। डी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। इसके बाद 36वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, और यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक मंच बनाता है, और उस मंच पर जो रोजगार देने वाली कंपनियां हैं उनको भी आमंत्रित करता है। तो ये राज्य कौन सा है, ये यूपी है, असम है, कर्नाटक है, या गुजरात है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सी हो जाएगा, ये कर्नाटक की गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट अक्सर ऐसे प्रयास नहीं ही करती है, रोजगार देने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। 30वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, इसमें कहा जा रहा है कि वेयर एज नरेंद्र मोदी इनॉर्गेटेड एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। और चूंकि कोविड का दौर है तो इस समय जाकर नहीं कर सकते, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने संबोधित किया। ये कौन सी जगह थी बताइए। कानपुर है, रीवा है, जयपुर है, या गुवाहाटी है, इसमें से कौन सा होगा। 37। तो ये रीवा था, MP का रीवा जो है वहाँ पर इसकी स्थापना होती है, लेकिन मोदी जी खुद नहीं जाते। इसके बाद देख लीजिए, 10 जुलाई 2020 को रोटरी इंटरनेशनल ऑफ रोटरी फाउंडेशन शिकागो ने भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया है। मतलब ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको कि ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ राज्य का नाम आपको बताना है। असम होगा, गुजरात होगा, तमिलनाडु होगा, या आंध्र होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो 38 का जो सी वाला है वो परफेक्ट है, ये तमिलनाडु के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। 39 में ये पूछा गया है कि द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020, मतलब जो यहाँ पर विश्व युवा कौशल दिवस था उसका थीम क्या था। थीम यहाँ दे दिया है, कहा जा रहा है कि स्किल्स फॉर रीसाइलेंस यूथ। ये जो थीम है इस पर इसे मनाया गया, और ये किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तारीख आपको बतानी है। तो हो सकता है कि परीक्षा में थीम पूछ ले, तो आप पूरे प्रश्न को देख लीजिएगा। फिलहाल 39वें का कौन सा सही होगा। तो इसका जो सी वाला है वो सही है, ये 15 जुलाई को मनाया गया था। इसकी जो डेट है उसको याद रखिएगा, ये 15 जुलाई का है। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि रिसेंटली इन विच स्टेट जोरम मेगा फूड पार्क, ये जो जोरम इसका नाम है, थोड़ा सा अजीब नाम है, जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। और इसको उद्घाटन करने वाली जो व्यक्ति है उनका नाम है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये हैं हरसिमरत कौर बादल। तो ये वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से उद्घाटन की है। आजकल सब कुछ वर्चुअल ही हो रहा है। ये जगह कौन सी है, जगह का नाम आपको बताना है। असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, या गोवा है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा बी वाला, यानी मिजोरम में ये सब हुआ है। इसके बाद 41वें नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो इसका सेकेंड फेज है, इसमें प्रदर्शन के मामले में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें राज्य और यूटीज का नाम दिया है, बताइए। 41वां, तो इसका डी हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ दीज इंडियन NGO हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन। मतलब ये रॉकफेलर फाउंडेशन जो है इसके द्वारा
फूड विजन 2050 के लिए जो प्राइज़ करता है, मतलब प्राइज़ प्राप्त करता है, पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, उसके तौर पे किस एनजीओ को चुना गया है। ये एनजीओ जो है ये स्वयंसेवी संगठन होते हैं और अपने स्तर पर ये काम करते हैं। देखिए यू वी कैन ये नाम है, स्वयं शिक्षण प्रयोग नाम है इसका। इसके अलावा डक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है या नांदी फाउंडेशन है, इसमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, ये नांदी फाउंडेशन है। नेक्स्ट 43 को देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महिला, यहाँ आप देख रहे हैं महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ये जो योजना है इसको किस राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए लॉन्च किया है? इसके अलावा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी इसने शुरू की है। तो ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, गुजरात है, हरियाणा है या आंध्र है? तो 43वें का जो करेक्ट आंसर है वो हरियाणा होगा। ये सब हरियाणा में चल रहा है आजकल। इसके बाद 44 में ये पूछा गया है कि हाल ही में 3 जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी जो ICC है उसके क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम 2020 के लिए शामिल किया गया है। ये इसमें दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तीनों में शामिल नहीं है, जो शामिल न हो उसका नाम बताना है। तो जैक्स कैलिस हैं, इसके अलावा जॉक एडवर्ड्स हैं, इसी प्रकार से कैप्रिनी स्टारलेकर हैं और सैयद जहीर हैं। इसमें से कौन से हैं बताइए? तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मतलब ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जॉक एडवर्ड्स। आगे चलते हैं। इसमें 45 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाल ही में MP के किस शहर की पुलिस के द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम का अभियान चलाया गया। ये जबलपुर की पुलिस थी, छतरपुर की थी, इंदौर की थी या भोपाल की थी? तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये छतरपुर की जो पुलिस थी उसके द्वारा की गई पहल है। इसके बाद यहाँ से अब रीजनिंग स्टार्ट होती है। तो कोडिंग वाला पहला प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर दिसंबर को यहाँ कोड में लिखा जाता है इस तरीके से, जो यहाँ लिखा हुआ है ERMBCEDE, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ लिखना हो, निम्नलिखित में से यहाँ उल्टा दे दिया है। देखिए कोड दे दिया है। पहले क्या होता था कि आपको जो सही स्पेलिंग है वो दी रहती थी और उसकी कोडिंग ढूंढनी होती थी, पिछली जितनी भी आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोड दे दिया है और आपको महीने का नाम इसमें से सेलेक्ट करना है। तो आपको तलाशने के 2 तरीके आपने सीखे हैं। एक तो या तो आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यानी डी के स्थान पर ई के स्थान पर आर, इस प्रकार से आप रख दीजिए। और नहीं तो बीच का गैप देख लीजिए कि डी और ई के बीच में कितना फासला है, ये दाहिने है या बाएं हैं, इस हिसाब से आप अरेंज करके और उसी के आधार पर महीनों का अरेंजमेंट करके देखिएगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है 46 का वो हो जाएगा डी वाला। ये नवंबर को लिखा गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 47वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि 5 साल पहले जो ए नाम का एक व्यक्ति था, उसकी आयु बी की आयु की अनुपात के तौर पे यहाँ दिया हुआ है। तो इसका जो पूरा प्रश्न दिया है वो इंग्लिश में है, हिंदी वाले में अधूरा दिया है। इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 5 years back द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 4:5, यानी दोनों की आयु का अनुपात 5 साल पहले कितना था? 4:5 था। इसके बाद अगर इस समय ए की जो वर्तमान आयु है वो 29 साल है और बी की जो वर्तमान आयु है वो यहाँ नहीं दी है। मतलब आपको बताना क्या है कुल मिलाकर, यहाँ दिया क्या क्या चीज़ है? अनुपात दिया है 4:5, 5 साल पहले वाला अनुपात है, और वर्तमान में ए जो है वो 29 साल का है। तो बी कितने साल का होगा ये आपको बताना है। बताइए। 47। तो 47 का जो डी है वो सही होगा, ये 35 साल का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 48 को देखिए। केशव जो है वो उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, पश्चिम मुड़कर वो 20 मीटर चलता है और अंत में पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। इस प्रकार से वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूम रहा है। अंत में ये बताना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे उस आकृति का अध्ययन करके, तो आपका जो उत्तर है वो आएगा ए वाला, यानी 50 मीटर। आगे देखिए 49वें नंबर के प्रश्न को देखिए। बल और उसके आगे लिखा हुआ है न्यूटन। तो इसी तरह का आपको यहाँ चयन करना है, मतलब सेम मिलता जुलता यहाँ पे जो विकल्प है वो तलाशना है। तो इंटरनेट के आगे लिखा हुआ है ईमेल, आयतन के आगे लिखा हुआ है मीटर, शक्ति के आगे लिखा है यूनिट और धारा के आगे लिखा हुआ है एम्पियर। इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए बल जो है एक भौतिक राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर भौतिक राशि और उसके मात्रक को आपको खोजना है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो धारा का एम्पियर आपका सही होगा। बाकी जो है उसमें मात्रक और यूनिट तो दी है, मतलब माफ़ कीजिएगा, मात्रक और राशि तो दी है लेकिन सही नहीं दी है। जैसे आयतन का मीटर नहीं होता है, मीटर क्यूब होता है। शक्ति का यहाँ पे वाट होता है, यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे धारा जो है वो एम्पियर में नापी जाएगी। तो इसका 49 का आपका हो जाएगा डी। इसके बाद 50 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि अगर प्लस का मतलब, यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपने बहुत हल्के होंगे। प्लस के स्थान पर आपको जो डिवीज़न का सिंबल है वो लगाना है।
भाग के स्थान पर आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और माइनस के स्थान पर आपको लगाना है मल्टीप्लाई का चिन्ह, और प्लस का माफ कीजिएगा, जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है उसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, प्लस का सिंबल लगाना है। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। तो नीचे एक इक्वेशन दिया है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए 12, अब प्लस की जगह पे आपको क्या लिखना है, ये भाग वाला निशान बनाना है, उसके बाद 6 लिखना है। अब भाग का निशान आ गया तो उसकी जगह माइनस लगा दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस वाला हो गया है। अब इसके बाद गुणे का निशान लगा हुआ है, तो गुणे की जगह आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर जो 8 वाला सिंबल है उसको लिख देंगे। तो यहाँ 2 और 8 वाला है। कुल मिलाकर इसे सॉल्व करेंगे जब चिन्ह लगाकर, यहाँ स्क्रीन पर हर चीज़ लिख पाना संभव नहीं है। तो 50वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि इसका उत्तर आएगा 4। यहाँ तक हमने हल किया। अब इसके बाद हिंदी वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी में जो पहला प्रश्न है इसमें विलोम ही बताना है। तो कहा गया कि जैन मत को मानने वाले जो श्वेतांबर थे वो बड़ी संख्या में है। तो श्वेतांबर का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा बताइए। दिगंबर होगा, अनुयायी होगा, अंबर होगा या मतावलंबी होगा। तो यहाँ पंथ के हिसाब से विलोम पूछा है, यहाँ पर जो शब्दार्थ है उसके हिसाब से विलोम नहीं पूछा है। श्वेतांबर का मतलब तब जो मतलब काले कपड़े पहनते हो वो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसका जो अपोजिट है वो दिगंबर होगा। तो इसलिए इसमें जैन मत को मानने वाले जो श्वेतांबर है इनका विलोम हो जाएगा दिगंबर। पहले का यहाँ पर कौन सा होगा, ए वाला होगा। यहाँ पंथ के हिसाब से अपोजिट पूछा है, अर्थ के हिसाब से नहीं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो बहुत कठिन होता है। अब ये जो ज्येष्ठ है इसका आपको विलोम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से कनिष्ठ हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि शब्द और उसके विलोम का गलत युग्म कौन सा है। जागृत का सुषुप्त लिखा है, निष्काम का सकाम लिखा है, करुण का निष्ठुर लिखा है, और राग का रंग लिखा है। इसमें से कौन सा होगा। तो तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें सी वाला आपका सही होगा। मतलब इसमें गलत युग्म की तलाश करनी है। तो करुण का निष्ठुर यहाँ पर जो दिया है ये आपका इसमें गलत है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर विलोम का गलत युग्म ढूंढना है। तो इसका जो डी वाला है वो सही होगा, राग का रंग। यहाँ तक हमने देखा, करुण का तो निष्ठुर होगा ही, वो सही है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। शब्द और उसके विलोम का गलत युग्म ढूंढना है आपको। अक्षर का छर, कुसुम का वज्र, रथी का मंडन और प्रस्थान का आगमन। तो रथी का जो मंडन है वो यहाँ पर गलत युग्म के तौर पे सामने आता है। इसके बाद ग्राह्या, ग्राह्या शब्द का विलोम इसमें से जो नहीं हो उसकी तलाश आपको करनी है। अग्राह्य, त्याज्य, दोनों या सधवा। तो सधवा शब्द जो है ये इसका विलोम नहीं है, ये आप देख रहे हैं। तो पांचवी का जो डी है वो सही हो जाएगा। सधवा किसको कहा जाता है, ऐसी स्त्री जो कि शादीशुदा हो और इसका पति जो है वो जीवित हो। इसके बाद चिरंतन, चिरंतन का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। शाश्वत, भंगुर, निरंतन या माफ कीजिएगा निरंतर या पुरातन। इसमें से कौन सा नहीं होगा उसकी तलाश आपको करनी है। तो ये बी वाला हो जाएगा, भंगुर। इसके बाद आगे चलते हैं। सातवें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि अर्वाचीन, इसका आपको विलोम ढूंढना है। तो नवीन होगा, प्राचीन होगा, आदिकालीन होगा या पाषाणकालीन होगा। इसमें से कौन सा होगा। तो सातवें नंबर का जो प्रश्न है इसका बी वाला हो जाएगा, यानी प्राचीन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अर्जन, अर्जन का आपको विलोम ढूंढना है, क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उन्मुख, उन्मुख शब्द का आपको विलोम ढूंढना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा, समक्ष हो जाएगा या मुख हो जाएगा। तो ये विमुख हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं 9वें नंबर के प्रश्न को। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। चुस्त, तो चुस्त का क्या होगा, ढीला होगा, लचर होगा, सुस्त होगा या तीक्ष्ण होगा। इसमें से कौन सा होगा। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए, तीक्ष्ण। यहाँ पर आपको जो विलोम न हो वो ढूंढना है, यानी विलोम जो न हो उसकी तलाश करनी हो। तो बाकी 3 जो है वो विलोम है, अलग अलग ढंग से है लेकिन है। यहाँ पर जो तीक्ष्ण है ये इसका विलोम नहीं है। 11वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। मकबूल खां बहुत ही दुष्कृत्य व्यक्ति है। अब यहाँ जो दुष्कृत लिखा है इसको आपको वर्तनी के लिहाज से शुद्ध करना है। तो 11वें नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, सी वाला होगा, दुष्चरित्र होता है, ये दुष्कृत्य नहीं होता। 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्दों का आपको चयन करना है। तो बी वाला जो इसका है वो सही होगा, वधु। बाकी जितने हैं वो क्या हैं, यहाँ पर गलत ढंग से लिखे गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। उत्तरदायी, उत्तरदायी, पूजनीय और निराशापूर्ण। इसमें से कौन सा होगा, निराशापूर्ण नहीं बल्कि निराशपूर्ण लिखा हुआ है। तो इसमें से जो उत्तरदायी है वो सही लिखा है, बाकी जितने हैं वो सब गलत है। 13वें नंबर के प्रश्न का बी वाला सही है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, धैर्यता, कृपया, दवाइयाँ और सौंदर्यर्थ। इसमें से कौन सा होगा। तो 14वें का जो सी वाला है वो सही है, दवाइयाँ। बाकी जितने हैं सब गलत के गलत लिखे हुए हैं।
अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना है 15वें वाले में। अनसूया है, एनक है, शुकधानी है और संशय है। इसमें से अशुद्ध कौन सा है बताइए। तो 15वें नंबर का जो प्रश्न है उसका सी वाला जो शुकधानी है ये गलत लिखा है, बाकी जितने हैं वो सब सही है। नेक्स्ट 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को आपको पहचानना है। चांद है, आजीविका है, अध्ययन है और उनी है। इसमें से कौन सा शुद्ध है ये आप पहचानिए। तो आजीविका जो है वो सही है, बाकी जितने हैं वो सब गलत है। 16वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, चांद भी गलत लिखा है। इसके बाद किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पृष्ठ, पर्याप्त, लेकिन पर्याप्त लिखा हुआ है। प्रदर्शनी लिखा है, ब्रजभाषा लिखा है। तो इसमें से कौन सा होगा। तो 17वें का डी वाला सही है, ब्रजभाषा, बाकी जितने हैं सब गलत ढंग से लिखे गए हैं। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है। अनियोक्ति, कवियत्री, अनुश्रहित, बाहुल्य। इसमें से कौन सा होगा। तो 18वें का जो डी है बाहुल्य, उसको छोड़कर सबके सब गलत है। इसके बाद नेक्स्ट 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पुरस्कार, सामर्थ्य, वाजी, पूज्य। इसमें से कौन सा होगा। शुद्ध आपको खोजना है, शुद्ध शब्द की तलाश करनी है। तो देख लीजिए, सामर्थ्य को छोड़कर बाकी जितने हैं सब गलत है। इसमें सरल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आधी रात का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द स्टार्ट होता है। शर्वरी कहा जाता है, विभावरी कहा जाता है, निशीथ कहा जाता है, गोधूली कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो 20वें नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशीथ कहा जाता है। जो मध्य रात्रि होती है उसको निशीथ कहा जाता है। युगों से चले आने वाले ये जो वाक्य है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। चिर प्राचीन होगा, शाश्वत होगा, सनातन होगा या अर्वाचीन होगा, कौन सा होगा इसमें से। तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सनातन। सनातन धर्म कहा जाता है हिंदू धर्म को, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है। जो स्वतः उत्पन्न हुआ हो, जिसे उत्पन्न न किया गया हो, वो खुद से पैदा हो गया हो। पेट की आग को क्या कहा जाता है। दावाग्नि कहा जाता है, बड़वाग्नि कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है या मंदाग्नि कहा जाता है। तो ये जठराग्नि होती है। 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला ये क्या कहलाएगा। इंद्रजीत कहलाएगा। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी था, उसने इंद्र मतलब देवराज इंद्र को पराजित किया था। नेक्स्ट 25 को देखिए। जंगल में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं। दावानल कहते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसके समान दूसरा ना हो ऐसे चीज को क्या कहा जाएगा। अलौकिक कहा जाएगा, स्वर्गिक कहा जाएगा, अप्रतिभा कहा जाएगा या अप्रतिम कहा जाएगा। 26 तो अप्रतिम कहा जाएगा, जिसके समान कोई और ना हो। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया है, ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा। परित्यक्ता कहा जाएगा। इसमें जो शब्द है उसमें से परित्यक्ता सही होगा। 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट साध्य होता है, जो सधे लेकिन कष्ट से सधे, ठीक है। इसके बाद कौन सा शब्द तत्सम है। अब यहाँ से तद्भव तत्सम शुरू होता है। तो 16, शोभन, सोता और सोना, इसमें से कौन सा होगा। तो शोभन जो है ये इसमें तत्सम है, बाकी जितने हैं वो सब क्या है, ये सब तद्भव क्वालिटी में लिखे गए हैं। कपाट का तद्भव शब्द आपको ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा। मगही शब्द क्या है। मगही शब्द किस प्रकार का है बताइए। 31 को आपने देखा, तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ये तद्भव है। मागधी होता है, मगही नहीं होता। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 32 को देखिए। तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। विहग है, खग है, पक्षी है और पंक्षी है। इसमें से कौन सा होगा। तो जो पंछी है वो आपका इसमें तद्भव है। 32वें को आपने देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। 33 जो तत्सम शब्द न हो वो आपको ढूंढना है। आँख होगा, नयन होगा, नेत्र होगा या दृग होगा। इसमें से तत्सम कौन सा नहीं है बताइए। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा। आँख जो है वो तत्सम नहीं है, ये क्या है, ये तद्भव है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तद्भव तत्सम का गलत जोड़ा आपको ढूंढना है। नाक का नक्र दिया है, घड़ा का घट दिया है, चना का चणक दिया है और लंगोट का लंगोट दिया है। इसमें से गलत कौन सा है बताइए। तो देखिए इसमें बहुत सारे आपको उल्टे पुल्टे दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल बताइए इसमें से कौन सा होगा। 34 का डी होगा। वैसे देखिए नाक का नक्र भी होता है, आपने नासिका पढ़ा होगा, लेकिन नक्र भी होता है। नक्र घड़ियाल को भी कहा जाता है। पानी में रहने वाला जो मगरमच्छ होता है उसको भी नक्र कहते हैं, लेकिन यहाँ नक्र नाक के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो कोई समस्या नहीं है। हाँ देखिए यह लंगोट का जो लिंगपट्ट होता है वो सही माना जाता है, यहाँ लंगोट नहीं होता। इसके बाद आगे चलते हैं। 35वें नंबर के प्रश्न को देखिए। तत्सम आपको ढूंढना है। करोड़, तेल, पीपल और दिन, इसमें से कौन सा होगा। तो 35वें नंबर का जो प्रश्न है इसका दिन वाला सही है, बाकी जितने हैं वो क्या हैं, तद्भव हैं। इसके बाद 36वें को देखिए। यहाँ पर युग्म जो गलत हो उसकी तलाश आपको करनी है। स्नेह का स्नेह, जबान का जुबान, भभूत का विभूति और दाहिना का दक्षिण। तो जबान का जुबान जो दिया है ये गलत है, बाकी जो है वो सही है। 37वें को देखिए। तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। सुर्ख, शत, ढाई और भक्त, इसमें से कौन सा होगा 37वां। तो 37वें का जो सी वाला है वो सही होगा, ढाई। ये जो ढाई है ये तद्भव है। इसके बाद अगले वाले में भी वही काम करना है। सुर, निडर, गति और कमल, इसमें से कौन सा आपका तद्भव है। तो जो निडर है वो आपका तद्भव है, इसका निर्भीक होता है, आप जानते हैं।
भुजंग का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो गरुड़ नहीं होगा, बाकी जितने हैं वो क्या होंगे? ये सभी यहाँ पर भुजंग के पर्यायवाची होंगे। ये पन्ना नहीं लिखा है, ये पन्नग लिखा है, ठीक है। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को देखिए, सोने का पर्यायवाची। तो पन्नग, ललित, चित्ताकर्षण और जातरूप, इसमें से कौन सा सोने का पर्यायवाची होता है, ये आपको बताना है। 40वां, तो 40वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जातरूप कहा जाता है सोने को। फूल का पर्यायवाची आपको बताना है, तो कौन सा होगा? मुकुल होगा, निकुंज होगा, पुहुप होगा, तुषार होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो पुहुप होता है। पाहन शब्द का पर्यायवाची पत्थर होता है, आप जानते हैं। धूसर, धूसर किसका पर्याय है? किसका होगा इसमें से? अश्व का होगा, मेघ का होगा, गर्दभ का होगा या अजा का होगा? किसका होगा? तो ये होगा सी वाले का, यानी गधे का। इसके बाद 44वें को देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, अवनी, लोकमाता, इला और मेदिनी, इसमें से कौन सा होगा? तो बी वाला होगा, लोकमाता। ये पृथ्वी को नहीं कहा जाता, बाकी जितने पर्यायवाची हैं वो सब धरती के ही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 45 को देखिए, नाग का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, सर्प, अहि, विषधर और कुरंग, इसमें से कौन सा नहीं होगा, बताइए। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, कुरंग इसको नहीं कहा जाता। देवता का पर्यायवाची आपको 46 में खोजना है, अलकेश, विबुध, अनीक और ज्योतिष्क, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका बी वाला होगा, विबुध। ये जो शब्द है ये देव के लिए इस्तेमाल होता है। पाहुना, पाहुना के लिए इसमें कौन सा पर्यायवाची इस्तेमाल करेंगे? कृषक, जम्बुक, आगंतुक और आदित्य, तो ये आगंतुक होगा। पहले के पाहुन जो होते थे वो आगंतुक ही होते थे, तो 47 का आपका सी हो जाएगा। 48 को देखिए, इसमें करवाल और चंद्रहास, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये असी के पर्यायवाची है, यानी तलवार के। चंद्रहास एक खड्ग का नाम था जो कि भगवान शिव ने रावण को दिया था। इसके बाद देखते हैं इसमें 49 को देख लीजिए। 48 के बाद इसमें कहा गया है कि आदर्श और प्रतिमान, ये किसके पर्यायवाची हैं? परछाई के, सुशील के, दर्पण के कि स्वाभिमान के, बताइए। तो 49 का जो सी है वो सही है। ये सभी क्या हैं? ये दर्पण के पर्यायवाची है। देखिए आदर्श भी जो है ये दर्पण का ही पर्यायवाची है। इसके बाद देख लीजिए 50वें नंबर के प्रश्न को, इसमें एक वर्ग जो है वो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा है वो आपको ढूंढना है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो बी वाला सही है, अम्बुद, बलाहक और वारिद, ये जो शब्द हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये कमल के भी पर्यायवाची हैं और जल से जन्म लेने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए ये प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये एक जैसे हैं, बाकी जितने हैं उनमें कुछ न कुछ समस्या है। जैसे मदन और मनोज ये कामदेव के पर्यायवाची है, लेकिन केशव ये भगवान कृष्ण का है। वैसे ही यहाँ देख लीजिए सुरपति और शचीपति ये इंद्र का पर्यायवाची है, लेकिन शुक्र जो है ये राक्षसों के गुरु थे। वैसे ही नीचे सूर्यजा, सरकजा और जमुना लिखा है, तो इसमें सरकजा को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी दोनों यमुना नदी के पर्यायवाची है। तो कुछ न कुछ समस्या है, लेकिन जो इसमें बी वाला है वो सही है। यहाँ तक हमने इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर को हल किया है और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी जब तक कि आप परीक्षा हाल तक पहुँचने वाले नहीं होते हैं। तो लगातार अभ्यास में लगे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।